चलिए, कैसा रहा टेस्ट वगैरह, क्वेश्चंस फिजिक्स का? बोलिए। हाँ, सब दुखी हैं? सबका चेहरा दुखी क्यों है? क्या हुआ? सब दुखी क्यों है? बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। क्या हुआ? हाँ, बोलो। क्या तुम कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? चलिए, क्या कोई बात है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलो। ऐसा तो हमको देख के लग रहा है कुछ बात है। बात है तो बताइए, क्योंकि हम तो अंदर से मन का बात तो नहीं जानते। बोलेंगे आप लोग तो हम जानेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं जानेंगे। है कि नहीं? क्या हुआ? चलिए, तो नहीं बताने का मन है तो कोई बात नहीं। आइए। बर्नौलीज इक्वेशन। हेडिंग दीजिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में हमको दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। एक है फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी, फ्लो एनर्जी समझते हैं? थोड़ा सा हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन में लाएंगे, क्योंकि जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन डिपेंड करता है किस चीज पर? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर। ठीक है, यहां पर बर्नौली इक्वेशन डिपेंड करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर। ठीक है, एक नया तरह का एनर्जी इंट्रोड्यूस होगा, आप इसके बारे में तो पढ़े ही होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ सिस्टम फ्लो कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग लेते हैं तो सिस्टम फ्लो कर रहा है, तो यहां पर एक तरह का और एनर्जी आएगा जिसको फ्लो एनर्जी कहेंगे। फ्लो एनर्जी, और इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जानते हैं? प्रेशर एनर्जी, बोलिए। बोलो। लेकिन नहीं कुछ बोलेंगे तो हम आपसे इंटरेक्ट, हम क्या मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं क्या? हमको ऐसा लग रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप लोग से कुछ पूछ रहे हैं टॉपिक में, तो हम टॉपिक में पूछ सकते हैं ना आपसे। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप लोग एक लिस्ट, सेट ऑफ लिस्ट दे दीजिएगा कि मास्टर तुम्हें, तुम्हारी ये अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। वही हम चीज करेंगे। पूछना नहीं, क्रॉस मार दे, मतलब तुमको पूछने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लिस्ट दे दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो पूछना मेरा अधिकार है कि नहीं? अच्छा, एक चीज हमको देख रहे, वो तो बाहर की बात है। अब यहाँ पर देखिए, किस चीज से जुड़ा हुआ है एनर्जी? किससे जुड़ा हुआ है? प्रेशर। प्रेशर कहाँ आप देखे हैं? कहीं देखे हैं प्रेशर? हाँ, प्रेशर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कौन सा बोलेंगे, कौन सा नाउन बोलेंगे इसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो आप हमको एक चीज बताइए कि प्रेशर किसकी बात हो रही है? किसका प्रेशर? एनर्जी का प्रेशर। वाह। हाँ, किसका? फ्लूइड का। फ्लूइड का, अब इसमें दो चीजें हैं, फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर या फ्लूइड के थ्रू लगाया गया प्रेशर। फ्लूइड के थ्रू लगाया गया प्रेशर, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। फ्लूइड के थ्रू लगाया गया प्रेशर। आ फ्लूइड के थ्रू लगाया गया प्रेशर या फ्लूइड पर लगाया गया प्रेशर? आ
फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर जाएगा उसको। हमको एक चीज बताइए कि वाटर पंप देखे होंगे आप, वाटर पंप देखे हैं? एक मशीन है जो क्या करता है, वाटर क्योंकि उसका नाम वाटर पंप है इसीलिए वो वाटर को पंप वाटर को पंप करेगा, वाटर को ऐसे पंप करेगा तो वाटर तेजी से ऊपर उठ जाएगा। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ कह सकते हैं? वाटर पंप क्यों नाम है उसका? क्योंकि वाटर को पंप करता है। यदि एयर को पंप करता तो एयर पंप होता है, ठीक है। और यदि आदमी को तो ह्यूमन पंप होता है ना। जो को पंप करेगा उसके नाम के आगे लगा दीजिए, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें इतना डीप जाने की क्या जरूरत है कि नहीं। देखिए वाटर पंप क्या करता है, वाटर पंप क्या करेगा, वाटर को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। एक पाइप है जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वाटर पंप आपके सामने हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले ही बोल देते हैं कि ये वाटर पंप है, तो नहीं लगे तो मान लीजिए, ठीक है। नहीं लगेगा तो आपको ये मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है वो सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों कहते हैं उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा सर, सही बात है, सही कहना है। देखिए पंप बहुत तरह के होते हैं, हम लोग को तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, इसका केसिंग को डिजाइन करना होता है हम लोग को। इंजीनियरिंग में आप मान लीजिए, खैर चांसेस तो कम ही है, लेकिन गलती से मान लीजिए आ गए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल और सिविल ले लिया गलती से आपने, तो इसका जो केसिंग है ना, ये केसिंग बोलते हैं इसको, ये केसिंग को डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो केसिंग को डिजाइन करना होता है, वाटर फ्लो करके ऐसे निकलेगा। चलिए सेटल हो जल्दी, आई कार्ड तो सीधा पहन लेते हैं, मतलब अपना चेहरा खुद ही देख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल इसलिए क्योंकि इस केसिंग को, इसमें क्या होता है, वाटर यहां से इंटर करेगा और ऐसे टर्न करेगा, ऐसे वाटर इस जो प्लेट है ना, ये प्लेट के साइड से टर्न करता हुआ इधर जाएगा और वो क्या करेगा, उस पर प्रेशर एनर्जी एग्जर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और उस प्रेशर के कारण उसमें प्रेशर हेड आएगा। पी बराबर क्या पढ़े हैं आप? पी बराबर रो जी एच पढ़े हैं ना, ठीक है। और क्या है, वाटर पंप है तो फ्लूइड वाटर है, और फ्लूइड जो वाटर है उसका डेंसिटी फिक्स है, जी फिक्स है। इसका मतलब है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, मतलब ये पंप जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा हाइट उतना ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं, तो P बाई रो होता है प्रेशर एनर्जी, इसको कहेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। P बाई रो, P बाई रो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कैसे हो गया? तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर, क्या होगा बोलिए, एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर होता है ना, इसको हम लोग न्यूटन मीटर ले सकते हैं। अब इसका क्या है प्रेशर, P बाई रो का, तो P बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, बाई ये क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा, ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब बाई केजी, ये कैंसिल आउट हुआ, न्यूटन मीटर पर केजी, तो हम ऑलरेडी पर यूनिट मास लिए हुए हैं, तो पर यूनिट मास कितना होगा, पर यूनिट मास हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी कि रो P बाई रो पर यूनिट मास को प्रेशर एनर्जी दिखाएगा वो, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ेगा
तो वो क्या कर रहा है, इसका शाफ्ट रोटेट कर रहा है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जिस कारण से इसका शाफ्ट रोटेट कर रहा है, और वो वाटर पर प्रेशर जनरेट कर रहा है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इसके पास है, तो वो प्रेशर एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है, और वही प्रेशर एनर्जी इसके वाटर हेड को राइज कर दे रहा है। तो वाटर पंप क्या करता है, एक्सटर्नली हमसे एनर्जी लेता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और प्रेशर एनर्जी डायरेक्टली किससे काउंट होता है, वाटर हेड के हाइट से होता है। तो उस तरह से जो पंप, मान लीजिए कि 1/2 HP का पंप है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा और हाइट राइज कम करेगा। 1 HP का प्रेशर पंप होगा, वो ज्यादा प्रेशर राइज करेगा और वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं, स्पेसिफिकेशन होता है, केसिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वो सारा चीज डिपेंड करता है। वाटर इंटर कहां से करेगा, वाटर पाइप, ऐसे पाइप है, यहां से वाटर इंटर करेगा और ये केसिंग के थ्रू वाटर निकल करके ऐसे जाएगा। ठीक है, अलग अलग पोजीशन से केसिंग ऐसे ऐसे निकलेगा। ऐसा क्यों निकलेगा, रीजन ये है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वाटर पार्टिकल्स पर, और वो इस बाहर वाले केसिंग से होता हुआ बाहर इस पे इधर से निकल जाएगा ऊपर की तरफ। समझ गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि उसके सेंट्रीफ्यूगल सेंस में केसिंग में जाकर के वाटर ऐसे टर्न करता हुआ ऊपर चला जाएगा। यहां क्रॉस सेक्शन कम होगा, यहां ज्यादा होगा, और ऊपर जाके और ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, अभी बर्नौली में बताएंगे आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा वहां पर प्रेशर राइज करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जहां ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा, और जहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग को 3 तरह के एनर्जी पर ध्यान देना है, जैसे ई मैकेनिकल। ई मैकेनिकल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट मास का। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट मास P बाई रो प्लस हाफ, यहां पर हम क्या लेंगे, यहां V² और प्लस GH। समझ पा रहे हैं इसको? दरवाजा को अच्छे से बंद करो। इसको समझ पा रहे हैं? P बाई रो क्या हुआ, प्रेशर नहीं, प्रेशर एनर्जी। ये हुआ प्रेशर एनर्जी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी क्यों बोलते हैं, फ्लो एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर फ्लो हो रहा है कुछ, खास करके हम बात कर रहे हैं लिक्विड का, लिक्विड में फ्लो है, तो यहां पर फ्लो एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहां पर जो आपको प्रेशर एनर्जी मिला वो पर यूनिट मास मिला। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², उसमें से मास को डिवाइड कर दिए तो आपको जो मिल रहा है हाफ v² है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है। और ये है कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, अब यदि हम डेंसिटी रो से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे पोर्शन को रो से मल्टीप्लाई कर दें, तो ई मैकेनिकल, ठीक, तो यहां आ जाएगा P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH। ये कौन सा एनर्जी होगा, क्या किए, रो से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, बोलिए, ये होगा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट। बोलिए, समझ पाए? यदि ऐसा एक्सप्रेशन है यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पर यूनिट मास, और यदि ऐसा एक्सप्रेशन है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे भी आप जानते हैं रो GH किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर को, तो प्रेशर
के टर्म में हम लोग एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, तो प्रेशर के टर्म में एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो प्रेशर पर यूनिट जो प्रेशर हमारा आएगा तो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना, तो इसको यहां पर 1 अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो यहां डिवाइड कर देंगे मीटर क्यू से, तो यहां पर आना चाहिए, एक सेकेंड, इनटू मीटर क्यू आएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो न्यूटन मीटर होगा, और न्यूटन मीटर किसका यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वर्क होगा, और किसका, एनर्जी का होगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग उसका पोटेंशियल, ये टोटल एनर्जी को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम पर यूनिट वॉल्यूम में ले सकते हैं, पर यूनिट मास में ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ, जो उसके पास वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है, और जो यहां पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल ले रहे हैं या फिर इलास्टिक ले रहे हैं, इलास्टिक ले रहे हैं या ग्रेविटेशनल ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल ले रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल ले रहे हैं मतलब हाइट से रिलेटेड है, यदि हाइट ऊपर जाएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इतने अमाउंट का एनर्जी हम उसको देंगे। ये तीनों जो हैं, ये तीनों समेशन क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और बर्नौली इक्वेशन कहता है कि किसी भी सेक्शन पर हम चेक करेंगे, यदि फ्लो स्टेडी हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, हम नॉन विस्कस ले रहे हैं फ्लूइड, ये सारा जो कंडीशन पहले लिखवाए हैं वो सारा फुलफिल हो रहा है, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। उस केस में किसी भी सेक्शन पर हम टोटल एनर्जी देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अंतर किस में आएगा, कहीं प्रेशर एनर्जी कम होगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, कहीं पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, प्रेशर एनर्जी चेंज ना करे। समझ गए? इसका तीनों का समेशन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक सेक्शन पर। यही इक्वेशन, यही लॉ बोलता है। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायग्राम बनाएंगे। वाटर पंप पढ़ना नहीं है, पढ़ना होता तो और डिटेल बताते अच्छे से। क्या क्या एजम्पशंस हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, आइडियल फ्लो हम मान के चलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स एक इमेजिनरी लाइंस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, मतलब एक दूसरे के बीच में कोई इंटरसेप्शन नहीं हो रहा है। फ्लो मतलब टर्बुलेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे पर कोई विस्कस फोर्स या फिर कह लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इन विस्कस फ्लो है। इन विस्कस फ्लो होने के कारण हम ये भी मान सकते हैं कि ई रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। और फ्लूइड जो है उसका डेंसिटी वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो बर्नौली इक्वेशन हम लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, कैसे फ्लूइड के लिए, लिक्विड फ्लूइड के लिए निकाल रहे हैं, और लिक्विड फ्लूइड का डेंसिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इनसाइड द वायर और इनसाइड द पाइप इज नॉट पॉसिबल। उसमें अंदर में एक्युमुलेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी फ्लूइड जितना इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेट को हम लोग मास पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग भी दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे लिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि हमने एक ऐसा पाइप लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस है, तो पाइप का, अभी आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ देखिए यहां पर, तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे उसके। ऑब्वियसली ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा, दिखने में लग रहा है आपको, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 मानते हैं, और यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम A1 मान रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन को हम 1 सेक्शन लेके चलते हैं, 1 सेक्शन, और यहां पर एक सेक्शन है, इस सेक्शन को हम 2 सेक्शन लेके चलते हैं, 2, ठीक है। तो 2 सेक्शंस पे हम लोग चेक करेंगे, सारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, और ये वाला पार्ट, मतलब ये जो इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, ये इक्वेशन उस एजम्पशंस को फॉलो करते हुए निकालेंगे, इसीलिए जब भी हम लोग निकालेंगे यूज करेंगे उस इक्वेशंस को,
तो ये ध्यान में रखेंगे कि वो सारे एजम्पशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अब यहां पर क्या है कि सपोज मान लीजिए कि फ्लूइड यहां पर वेलोसिटी कुछ उसका v1 है, v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो यहां पर सपोज करें कि इतना वो आगे बढ़ गया फ्लूइड, कितने टाइम में, ये डेल्टा टी टाइम में आगे बढ़ गया, मतलब फ्लूइड पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में आगे बढ़ा, तो इतना आगे वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a1, टाइम कितना लगा dt, इसको हम मान रहे हैं x1 डिस्टेंस, और उसी टाइम ड्यूरेशन में जब यहां का फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो थोड़ा लेंथ ज्यादा होगा क्या, इस डिस्टेंस को हम x2 मानते हैं, टाइम डेल्टा टी ही मानते हैं, तो x2 बड़ा होगा या x1 बड़ा होगा, x2, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही स्वेप्ट करना है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लेंथ आगे स्वेप्ट कम होगा, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसलिए लेंथ आगे स्वेप्ट ज्यादा होगा, ठीक है। डेल्टा टाइम है, मान लीजिए यहां का वॉल्यूम, जो इस फ्लूइड का वॉल्यूम हम ले लें, तो इसका हम मान लीजिए हम डेल्टा वी ले, तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा, वॉल्यूम, जो ये स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ तो क्या होगा a1 इंटू x1 होगा ना, तो a1 इंटू x1 की जगह पर v1 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, तो ये डेल्टा v ये वॉल्यूम होगा, किस सेक्शन पर है, 1 पर, तो क्या इतना ही वॉल्यूम यहां से एग्जिट होगा उस टाइम पर, तो यहां डेल्टा v किस सेक्शन पर, b पर, यानी कि सेकंड सेक्शन पर, तो यहां पर a2 इंटू क्या आना चाहिए x2, तो a2 इंटू x2 को क्या लिखेंगे v2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि यहां से इसका जो वेलोसिटी होगा यहां पर उसको हम क्या मान रहे हैं v2, समझ पाए। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। यहां पर हमें यह भी देखना है, इसका सेंटर पॉइंट है, तो हमने ये डेटम लाइन लिया है यहां से, तो यहां से ये दूरी को हम h2 बोल रहे हैं, ठीक है, और ये हाइट को यहां से h1 बोल रहे हैं, यानी सेक्शन 1 जो है वो h1 हाइट पर है, सेक्शन 2 जो है वो h2 हाइट पर है, ठीक है। हाइट में चेंजेस है, फ्लूइड का वेलोसिटी भी है। अब हम लोग यहां से डिफाइन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो वर्क, फ्लो वर्क which which is which is developed due to due to due to product of which is developed due to प्रेशर फोर्स, या कह लीजिए कि हाँ प्रेशर फोर्स कहेंगे, प्रेशर फोर्स एंड corresponding to corresponding to its displacement। कैसे, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो फ्लूइड पार्टिकल आगे शिफ्ट हुआ ना, तो बॉडी पर फोर्स लगा, मतलब उस कंट्रोल वॉल्यूम पर फोर्स लगा, जितने से वो आगे शिफ्ट हुआ, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क होगा ना, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल पर फ्लो वर्क हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल पर वर्क हो रहा है, इसीलिए फ्लो वर्क हम ले रहे हैं। तो फ्लो वर्क मतलब W1 यानी फर्स्ट सेक्शन पर, तो ये क्या, इसका बेसिक रूल क्या है, F.x होना चाहिए ना। अभी ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कहां पर लेके आते हैं, तो यहां W1 इज इक्वल टू F कितना होना चाहिए, यहां पर F होना चाहिए P इंटू ए होना चाहिए, F का मैग्नीट्यूड, प्रेशर इंटू ए, और इंटू x होना चाहिए, तो यहां x1 है, कॉस कितना होना चाहिए, फोर्स पॉजिटिव x में लगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये आप समझ लीजिए, दोनों का डायरेक्शन, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा, फ्लूइड का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो ये जो W1 है, ये फ्लूइड पे वर्क हुआ कि फ्लूइड ने वर्क किया, ये W जो है ये वर्क डन, वर्क, ये फ्लो वर्क कह लीजिए, फ्लो वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड
फ्लूइड वॉल्यूम पर है। इस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्क हुआ है फ्लूइड वॉल्यूम पे हुआ है, और यहां पर फ्लूइड का पहले का कोई पार्टिकल रहा होगा, फ्लूइड का पहले का वॉल्यूम रहा होगा, उसने आगे उसको फोर्स दिया। ठीक है, तो ये यहां पर जो भी वर्क हुआ वो फ्लूइड के कारण हुआ, लेकिन यहां सेक्शन से आगे फ्लूइड नहीं, मतलब कि कोई अलग फ्लूइड हम नहीं रखे हैं, उस पर फोर्स लगाए हैं, जो कि कौन लगाएगा? वाटर पंप लगाएगा। समझ गए? वाटर पंप क्या करेगा? उस जो वायर में, यानी कि पाइप में जो फ्लूइड है उस पर वर्क करेगा, क्योंकि वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क करेगा, और वो पंप का वर्क होगा जो कि फ्लूइड पे किया जाएगा, और वो फ्लूइड पर जो वर्क होगा इसीलिए हम उसको एक्सटर्नल वर्क मानेंगे। और फ्लूइड पार्टिकल्स कनेक्टेड है, फिर यहां पर जो वर्क करेंगे, यहां पर जो वर्क होगा वो फ्लूइड के कारण होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब वो फ्लो वर्क होगा, तो यहां पर इस वॉल्यूम पे किया गया वर्क है। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे लेके चले तो W1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? P इंटू ए। तो प्रेशर एट पॉइंट 1, यानी फर्स्ट सेक्शन पे जो प्रेशर रहा वो उसका एरिया A1, और x की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? x की जगह पर V1 इंटू डेल्टा टी ले सकते हैं। तो V1 इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, इस पूरे टर्म को हम क्या मान सकते हैं? डेल्टा V। ठीक है, तो यहां पर W1 इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा V ले सकते हैं। डेल्टा V इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेल्टा V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम में चेंजेस, क्योंकि डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हम लोग W1 निकाल दिए। ये वर्क है जो कि फ्लूइड पे हो रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन सेक्शन 2 पे जो होगा, तो W2 यहां पर आएगा कितना? P2 इंटू A2, ये तो फोर्स हो गया, और यहां डिस्प्लेसमेंट x2 है, जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ है, तो यहां पर भी कॉस कितना होगा? 0। तो W2 इज इक्वल टू P2, यहां A2, यहां पर भी वही चीज V2 इंटू डेल्टा टी। तो ये जो W2 हुआ दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? P2 इंटू डेल्टा V। ये जो वर्क होगा ये वर्क फ्लूइड करेगा, और अभी हम क्या कर रहे हैं? फ्लूइड वर्क को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? वर्क डन बाय द फ्लूइड इज टेकन नेगेटिव लिया जा रहा है। तो नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क WT इज इक्वल टू W1 माइनस W2। जो फ्लूइड पे वर्क हो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, फ्लूइड ने जो वर्क किया उसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये सिचुएशन आएगा। तो यहां आएगा P1 इंटू डेल्टा V माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू P1। अब यहां से P1 माइनस P2 होगा इंटू डेल्टा V होगा ना? तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है, ये चेंज इन वर्क, यही उसके टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हाइट में चेंजेस है, तो हम लोग जो मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं ई मैकेनिकल बराबर, ध्यान से देखिए यहां पर P1 प्लस P1 बाई रो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, हाफ V1 स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा? ρgH1। ये कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेक्शन का। तो फर्स्ट सेक्शन में वहां पर प्रेशर कितना है वो प्रेशर एनर्जी बताएगा पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस हाफ ρV1 स्क्वायर वो बताएगा काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम में, और वहां ρgH यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उस सेक्शन पर कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? P2 प्लस हाफ ρV2 स्क्वायर प्लस ρgH2। मान लीजिए सपोज करें कि फ्लूइड एक पाइप में है जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लीजिए इस तरह से है,
इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एक सेक्शन हम यहां ले रहे हैं और एक सेक्शन यहां ले रहे हैं। तो यहां पर क्या है, डेटम लाइन से हाइट क्या है, दोनों का सेम है। तो H1 और H2 बराबर होंगे, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां H1 क्या होगा, बराबर H2 होगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है दोनों का। प्रेशर की बात करेंगे, वहां पर हमको कौन सा प्रेशर लेना है, यहाँ P जो है वो कौन सा प्रेशर है, यहां पर P जो है हमारा गेज प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो गेज प्रेशर हमारा आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वो लेंगे हम यहां पर। और उसमें यदि हाइट बराबर है तो कैंसिल आउट होगा, उससे हम निकाल लेंगे चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर निकाल करके हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो ये यहां तक समझ में आया है। यहां पर नेटवर्क निकाले हैं जो कि इसके बराबर हो जाएगा, तो वही चीज हमारा निकल के आएगा। अब इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और स्टेटमेंट भी लिखाएंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर पॉइंट डेटम लाइन से जितने हाइट पे होगा उसकी बात होगी। तो डेटम लाइन से हाइट तो सेम है दोनों के लिए, तो H1 बराबर H2 है ना, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाएगा, ये सेक्शन पूरा कैंसिल आउट होगा। और ये मान लीजिए कि 10 पास्कल आता है और ये 10 पास्कल आता है, तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद P1 और माइनस P2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि V2 ज्यादा है V1 से। तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा ना। तो इसका मतलब है कि P1 माइनस P2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब P1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू प्लस P2, इसका मतलब P1 बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज P1 इज ग्रेटर देन, होगा क्या, ऐसा होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जिस क्रॉस सेक्शन पे, यहां अभी बर्नौली क्वेश्चन से ये प्रूफ हो गया कि जिस क्रॉस सेक्शन के एरिया का एरिया बड़ा होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर प्रेशर, ये देखने में उल्टा लगता है, उल्टा लगता है, लेकिन सही मायने में यही होता है। तो आप जब देखेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट में खास करके, उसके पीछे का जो, जहां पर जो उसका रैम जेट इंजन होता है, वहां जो पीछे होता है वहां पर ना, यहाँ वहां जहां से वहां एग्जॉस्ट होता है, वहां पर ये सेक्शन को बड़ा कर दिया जाता है, सो दैट कि प्रेशर वहां ज्यादा हो और वो थ्रस्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। समझ गए। एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें इंजन लगे होते हैं, LCA देखे हैं, LCA तेजस, LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो इंडिया का इंडिजीनियस है, इंजन लाए हैं लेकिन इंडिजीनियस है, ठीक है। तो LCA मैक 2 अब तो अच्छा खासा बन रहा है, अब अच्छे लेवल पे आ रहा है, ये बहुत जरूरी भी है हम लोग के लिए। तो उसमें सिंगल इंजन है, वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद डिटेल आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो अलग बात है। उसको मतलब कि उसके जो पीछे जो इंजन लगा हुआ है उसमें भी सेम यही फंक्शन होता है, और इसको कंट्रोल किया जाता है। ये ऐसे बड़ा और बंद होगा, ये खुद में कंट्रोल होगा, ऐसे टर्न करेगा भी, सो दैट कि एग्जॉस्ट के थ्रू हम लोग थ्रस्ट को अलग से, मतलब अपने डिजायरेबल पोजीशन पे ले सकते हैं। समझे, मतलब हमको हमको प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए तो हम उसको बंद रखेंगे, प्रेशर हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा हम बाहर एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो रिएक्शन मिलेगा हमको, तो प्रेशर इसको बल बढ़ा देंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो सारा चीज कंट्रोल हो सकता है अभी का जो फाइटर क्राफ्ट है उस सब में। राफेल के बारे में सुने होंगे, किसने बनाया है, ब्रह्मोस। लीजिए, रफाल के बारे में तो ब्रह्मोस पे चलिए। दसॉल्ट एविएशन है, दसॉल्ट एविएशन कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, खासकर मॉडलिंग जनरेट करती है, वो दसॉल्ट कंपनी है। उसी का हम लोग कैटिया पढ़ते हैं, कैटिया मेरे सिलेबस में था, हम लोग को डिजाइन करना था, मॉडल जनरेट करना था। मॉडल जनरेट करने के बाद उसका फंक्शनिंग देखना होता है, और यदि वो सब कुछ ठीक रहता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको भेजते हैं। जैसे जो जो गाड़ियां आप देखते हैं, मान लीजिए सपोज करें कि अभी आप कोई कार देख रहे हैं, तो वो कार का पहले प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया जाता है, उसको मॉडलिंग से उसको ना उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पूरा डिजाइन किया जाता है, और उसको टर्न करा के पूरा 360 डिग्री पर ऐसे टर्न करके दिखाया जाता है कि ये कैसा दिखेगा। उसके बाद उसमें और पार्ट्स को ऐड किया जाता है, सारा मॉडलिंग के ही थ्रू होता है, ऐड करके उसका फंक्शन दिखाया जाता है।
और वो सारे पार्ट्स जो ऐड किए गए हैं वो अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाकर के मैन्युफैक्चर होते हैं। अब फिर वो पार्ट असेंबल्ड होता है। जो डिजाइन प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है उसको सारा चीज का नॉलेज होता है कि ये चीज कहाँ कैसे बनेगा। और वो एक पार्ट बन, जैसे उसका जिसके मान लीजिए एक व्हील बनना है, तो व्हील बनने के 5-10 तरीके के ऑप्शन है। आप मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, मेटल कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, आप कास्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, आप और डिफरेंट ऑपरेशंस करके आप उसको बना सकते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शनलिटी, उसका इंपॉर्टेंस कितना है। मान लीजिए कि उसका चेसी बनाना है जो कि सबसे उसका इंटीग्रल पार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, ह्यूमन बॉडी का बैकबोन होता है ना, तो जो हम लोग का बैकबोन है वो हमारे बॉडी का पूरा का स्ट्रक्चर हैंडल कर रहा है। वो बैकबोन किसी का टूट जाए तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। तो उसी तरह उसका चेसी होता है किसी भी कार का, उसको फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं क्योंकि हमको हार्ड एंड मटेरियल बनाना होता है। वो यदि हेड ऑन कॉलिजन में भी आएगा तो वो डिस्टॉर्ट जल्दी नहीं होना चाहिए, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, कुछ का भी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो उस पर जो जो क्लैम्प किया हुआ जितने मशीन पार्ट है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। समझ गए? डिस्टॉर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको डिजायरेबल फंक्शन नहीं मिलेगा। गाड़ी आप चला रहे हैं सीधा, वो टर्न कर जाएगा। ठीक है? जितना कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर होता है ना, आपको लगता नहीं कि आप तो बैठ के चला रहे हैं या बैठे हुए हैं, उसके पीछे कितना बड़ा मेहनत है आपको अंदाजा नहीं है उस चीज का। ठीक है? तो वो सारा चीज को समझना होता है। ठीक है? हम ये बात इस पे कर रहे थे कि अब किसी भी सेक्शन पे हम चेक कर लेंगे तो सारे सेक्शन पर हमको ये देखना होगा, इस सेक्शन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इस सेक्शन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बर्नौली क्या कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किनको लेना है? पोटेंशियल और काइनेटिक तो हम लोग पहले से देखे हुए हैं। हमको क्या ऐड करना है? क्योंकि फ्लूइड का फ्लो है, मूवमेंट है, इसीलिए हमको फ्लो एनर्जी देखना है, जो कि फ्लूइड के फ्लो होने के कारण, उसको फ्लो कराने के कारण जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा और फ्लूइड खुद वर्क करके देगा। पंप के केस में क्या होगा? पंप के केस में मैकेनिकल एनर्जी यूज किया जाएगा उसके प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने में, ताकि वाटर हेड बढ़े। और जब टरबाइन क्या होता है, टरबाइन से हम क्या करते हैं, वाटर वहां पर फ्लो के साथ आता है और टरबाइन को रन कराता है। वो तो उस पर टरबाइन पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और वो रोटेट करने लगेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी लिया किससे? फ्लूइड फ्लो के, फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा था उससे, यानी कि फ्लूइड के पास फ्लो कहां से आया? प्रेशर एनर्जी के थ्रू। तो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट किया किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। फ्लूइड जो पंप के केस में क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया प्रेशर एनर्जी। ठीक है? इसलिए टरबाइन के केस में हम लोग फ्लूइड से एनर्जी लेते हैं और पंप के केस में हम लोग एनर्जी फ्लूइड को देते हैं। तभी फ्लूइड एनर्जी लेने के बाद ऊपर जाता है। और जो हाई स्ट्रीम पोजीशंस पे, जैसे खास करके वैली है या जहां पर कि पहाड़ी इलाका है, वहां से वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उसको हम एक चैनल के थ्रू ले आते हैं और उसका साइज छोटा कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमको पता है बर्नौली इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, यदि क्रॉस सेक्शन छोटा कर देंगे तो स्पीड तेज, वेलोसिटी बढ़ जाएगा और हाई वेलोसिटी से टरबाइन पे टकराएगा वो। तो टरबाइन का क्रॉस सेक्शन, टरबाइन का ऐसा बकेट लगा होता है ना, आप लोग तो बताए भी थे हम पहले, ऐसा बताए हैं आप लोग को? याद तो नहीं है सर, बता दो फिर से। याद है? ये बकेट है, ये बकेट को साइड से आप देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। ठीक है? ऐसे दो, मतलब बीच में सेंटर में ऐसे है और फिर ऐसे खाली होकर के ऐसे है, फिर खाली होकर के ऐसे है। और वाटर जैसे टकराता है ना तो बीच में दो पार्ट में उसको ब्रेक कर देता है, तो पूरा का पूरा प्रोफाइल से टच करके वो निकलता है पानी। तो उसका मेन पर्पस, बकेट बनाने का मेन पर्पस कैसा है, ऐसा क्यों है, आप समझिएगा इस बात को कि ऐसा क्यों बनाया गया। इस तरह से बकेट, इस तरह से लगभग बनाया गया, ऐसे बकेट बनता है ऐसे। ठीक है? और यहाँ उठा हुआ रहता है, आगे उठा हुआ रहता है, ऐसे बकेट रहता है। तो जब वाटर आता है तो पहले उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक इधर वाले पॉकेट में चला गया कुछ फ्लूइड और इधर वाले पॉकेट में कुछ फ्लूइड चला गया, और वो टकराने के बाद निकल करके ऐसे गिरा। तो टकराने के बाद जितना वो प्रेशर दे पाता वो सारा टरबाइन ले लेना चाहता है, तो ताकि मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट हो सके ना। और फिर वो ये वाला पोर्शन ये यहां से हट गया, ये वाला ये ऐसा हटा तो ये वाला यहां आ गया, और ये घूम रहा है, ये तो ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये हटेगा, ये आएगा, तो ये बकेट उस फ्लूइड के पंप के साथ यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके पास ये आ जाएगा, फिर अगला जो आएगा वो ये आएगा यहां पर, इस तरह से ये घूमता चला जाएगा। समझ गए? तो हमने क्या किया, फ्लूइड के जो प्रेशर एनर्जी था
फ्लो एनर्जी, उससे हमने टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी दे दिया। अब टरबाइन घूमेगा, इसके साथ में डायनमो लगा देंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ गए डायनमो में कैसे वर्क होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है, आपके 12th में चैप्टर में पढ़ना है। समझ गए? चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं। सीट निकाल लीजिए आप लोग। मॉड्यूल आए हैं? हाँ, सब लोगों ने हेडिंग लिख लिया? लिख लिया? चलिए देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, बहुत बड़ा वाटर टैंक है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वाटर टैंक आप लोग देखे हैं? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप लोग तो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, ध्यान से समझिए। वाटर है, क्या हुआ? ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस समझते हैं? तो यहां पर ये जो यहां जो एरिया है फ्री सरफेस पे, जो जो टैंक है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर जो है वो A1 है। ठीक है, और अब क्या कहानी हुई, फ्री सरफेस है, अब इसका हाइट जो है वो यहां से h है। ठीक, अब क्या किया गया, यहां पर एक छोटा सा बहुत माइन्यूट लेवल का होल किया गया यहां। ठीक है, इस होल का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, मतलब बहुत ही, इसके कंपेयर तो बहुत छोटा होल है एकदम। मान लीजिए सपोज की एक सुई से होल कर दिया गया, तो सुई का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? में होगा कुछ, है ना? ठीक है, तो मान लीजिए छोटा सा, चूंकि हम दिखाने के लिए आपको बनाए हैं इस तरह से, क्या हुआ? अब इसमें क्या विचार हुआ? हाँ, चलिए देखिए यहां पर, तो छोटा सा होल किया गया, तो सिचुएशन क्या होगा, यहां से फ्लूइड फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, यहां से फ्लूइड फ्लो करना शुरू करेगा, पानी फ्लो करना शुरू करेगा। एकदम बेसिक, एकदम बॉटम पोर्शन पे है ये, यहां से कोई हाइट नहीं है, बॉटम पोर्शन है। अब ये यहां से जब फ्लो करने लगेगा तो यहां पर हम बर्नौली क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। क्या हमारे यहां पर इसका स्पीड होगा वो हम पता करने के लिए, मतलब जिस स्पीड से यहां फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस क्रॉस सेक्शन से कितने स्पीड से निकलेगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, और ये इनका उन्हीं के इस इक्वेशन में, मतलब कि एक एडिशन है कि इस तरह के सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, आप ये सोचिए कि यहां पर जब फ्लूइड फ्लो करेगा उसका स्पीड अच्छा खासा होगा। अब वहां से ऊपर से जो फ्लूइड का लेयर है वो नीचे जाएगा, उसके जाने का भी एक स्पीड होगा, तो उसको हमने क्या माना है, v1। इसको हम बोलेंगे कि स्पीड स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो एट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, A1। ठीक है, और यहां A2, तो यह V2 क्या है, V2 है स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो एट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, A2। ऑब्वियसली मतलब कि सिग्निफिकेंट होगा, यहां पर फ्लो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए, सिंस A1 इज फार 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 ग्रेटर देन A2 एंड वी कैन से क्या कह सकते हैं, V2 इज फार 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 ग्रेटर देन V1, कह सकते हैं ना। ठीक, अब आते हैं, एक सेक्शन ये हो गया, ये फर्स्ट सेक्शन हुआ और ये सेकंड सेक्शन हुआ, 2, दोनों पे बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, यहां क्या होगा, रो GH होगा ना, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, इसको ले लीजिए, H1 ले लीजिए। H2 क्या होगा,
H2 क्या होगा? H2 तो 0 होगा ना? अच्छा, अब यहां पे आइए P1। P1 जो होगा, P1 की बात करें हम लोग तो P1 यहां पर P नॉट होगा। P नॉट मतलब P एटमॉस्फेरिक होगा, होगा कि नहीं? यहां सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक। और ये V1 है प्लस यहां रो जी एच। अब यहां P2 जो होगा, P2 होगा P एटमॉस्फेरिक और प्लस रो जी एच होगा। बोलिए, यहां पर प्रेशर को हम लोग और क्या ले लग सकते हैं, यहां पर P नॉट मान लेते हैं। समझिए बात को, किस पॉइंट पर प्रेशर की बात कर रहे हैं? 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट पर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा, यहां भी तो एटमॉस्फेरिक ही होगा, अलग से क्या होगा? सॉरी, P एटमॉस्फेरिक होगा। बोलिए हाँ या नहीं, कैसे होगा, समझ में आया? देखिए, यहां पर जो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा, यहां तो जो टॉप पोर्शन पे है ना, तो जो भी प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक होगा, गेज प्रेशर तो होगा ही नहीं। अब जब यहां से एग्जिट करेगा तो एग्जिट निकलते समय सराउंडिंग का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। समझ गए? फ्लूइड जब एग्जिट कर रहा है तो उस समय भी वो सराउंडिंग के ही कांटेक्ट में है ना, तो यहां से जब निकलेगा तो निकलते समय उसका प्रेशर क्या रहेगा? जो सराउंडिंग का प्रेशर है। समझ गए? हाँ, अंदर में हो सकता है प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन बाहर निकलते समय तो सराउंडिंग का प्रेशर रहेगा। तो यहां पर P एटमॉस्फेरिक हो गया और प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर होगा। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कैंसिल आउट हुआ। अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? 1/2 तो ऑलरेडी लिए हुए, तो यहां से आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि रेशियो जो होगा, या माइनस कर दे, रो तो दोनों में है, ठीक है, तो 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? जी एच। चूंकि V2 के रिस्पेक्ट में V1 बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको चूंकि बहुत छोटा है और इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो 1/2 V2 स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो V2 बराबर क्या आएगा? रूट अंडर 2GH। तो V2 इज इक्वल टू आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर H। ऐसा ये स्टेटमेंट जो है ये समझ पा रहे हैं आप? मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी खुद फील कीजिए कि हाइट यदि कम होगा तो यहां पर का जो फ्लो स्पीड होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? हाइट जैसे जैसे घटेगा वाटर फ्लो का, जो जो वाटर फ्लूइड है ना, जैसे जैसे इसमें पानी निकलेगा इसका हाइट घटेगा, तो हाइट घटने से यहाँ पर वाटर का जो वेलोसिटी है या स्पीड है सेकंड सेक्शन पर, वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रह जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा ना। क्यों घटेगा? क्योंकि यदि ये हाइट कम हो जाएगा तो फ्लूइड उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेशर जो भी है अंदर में वो रो जी एच होगा ना। जैसे इसके नाइबर जो भी प्रेशर होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा। रो जी तो कांस्टेंट है, एच घटेगा तो प्रेशर घटेगा, तो इसीलिए वहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी घट जाएगा। इसलिए मैक्सिमम होगा हाइट पर और मिनिमम होगा जब जीरो हो जाएगा। समझ गए? और यदि इसी के लेवल में आ गया तो फ्लो करना ही बंद कर देगा, और यदि इससे थोड़ा ऊपर भी रहा तो फ्लूइड यहां से गिरेगा। ठीक है, जैसे नहीं होता है कुछ मतलब टैंक में, मतलब वाटर टैंक जो होता है पानी का, उसमें कहीं कहीं होल किया रहता है वहां लॉक करने के लिए। मतलब वाटर जो सिलेंड्रिकल ड्रम होता है ना, उसके नीचे बॉटम पोर्शन पे वहां पर एग्जिट के लिए बनाया जाता है, उसको लॉक किया रहता है, उसमें से हल्का हल्का पानी निकलता रहता है। यदि पानी उसका ड्रेन हो जाएगा पूरी तरह से तो हल्का हल्का पानी निकलता रहेगा, और यदि वो पूरी भरा रहेगा तो उसको नल खोलिएगा तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा। खास करके वो जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वाटर गैलन का ट्रक नहीं जाता है, ट्रंक, उसमें क्या होता है, वो आपको ऐसे दिखेगा सिलेंड्रिकल, ऐसा दिखता है ना, ठीक है, और उस पर ऐसे ये लगा होकर इसको आगे में ट्रैक्टर के थ्रू उसको आगे खींचा जाता है, और यहां पर नल होता है, उसका टैब लगा रहता है यहाँ, तो टैब से पानी निकलता गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा, आपने देखा होगा।
और वो मतलब पानी निकल गिरता, हल्का हल्का गिरता रहता है, और वो ट्रैक्टर आगे जा रहा होता है, आप उसको देख करके उसके ट्रैक को पकड़ते हुए आप कहाँ जा रहा है वो पकड़ सकते हैं। नहीं समझे? क्योंकि इसको अच्छे से लॉक नहीं किया गया है, इसीलिए अच्छे से लॉक किया जाएगा तो इसमें से पानी नहीं ड्रेन करेगा। और यदि हाइट वाटर फ्लूइड लेवल अलग है, वो टॉप पर है, तब तो यहां से इसको नल खोलने पर तेजी से फ्लो करेगा वाटर। और यदि यहाँ पर फ्लूइड का लेवल मान लीजिए नीचे आ गया है, तो यहाँ से स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि यहां से गाड़ी लेकर जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, तो वाटर का लेवल कैसा होगा? मान लीजिए रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे तो है तो लेवल ऐसा रहेगा, लेकिन जब इधर ले जा रहा है तो वाटर का लेवल कैसा जाएगा? वाटर का लेवल बराबर होगा? नहीं होगा। तो वाटर का लेवल इस तरह का कुछ हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जब आगे ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, समझे? ऐसा क्यों होगा? इसलिए क्योंकि फ्लूइड जो है अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा। ठीक है। और उस पर फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कौन सा? जैसे इसके इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखा जाएगा, तो एक सीडो फोर्स लगाएंगे। इस टैंक के रिस्पेक्ट में वाटर का मोशन देखा जाएगा, तो हम सीडो फोर्स लगाएंगे ना। एक्सेलेरेशन इधर है, इस फ्लूइड का जो भी मास होगा m होगा, और ये एक्सेलेरेशन इधर एक्ट करेगा, यही सीडो फोर्स होगा। होगा। इसलिए इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? ये सब क्वेश्चन आया हुआ था दो बार। समझ पाए बर्नौली क्वेश्चन के थ्रू हम ये निकाले हैं जो, इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। खासकर ये पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए काम करेगा। ये ब्लू वाला बनाने का मन होगा तो बनाइएगा, नहीं तो रहने दीजिए। कितना है कुछ बताइए। कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ कैलकुलेशन में, देख लीजिएगा।